सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास और चौंच बंद कर लेंगे आंटियां। पहली बेंच वाली, हाँ ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो चीज़ पढ़ी थी उससे आगे के डिस्कशन को स्टार्ट करके आप लोगों से मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ क्वेश्चन कर लें। जैसे एक क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, इसमें ये भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी लेंथ भी आर है, यहाँ पे आई करंट जा रही है और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अपन ने इनवर्ट बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फाइंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। कितनी बार लिखेगा बेटा? तो कल लिख चुका है ना। इससे बढ़िया कुछ पढ़ ले, क्वेश्चन कर ले, है ना। वो बुक पढ़ी है ना, उस बुक के क्वेश्चन कर ले। तुम लोगों को वो बुक मिल गई क्या, एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू? कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? एक्सटर्नल की बात कर रहा है, ये एक्सटर्नल है ना। जब भी ऐसे डिनोट कर दे ना, एक्सटर्नल है। हमें इस वायर की वजह से नहीं पूछा है, हमसे तो कुछ और ही पूछ रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को सिंपल क्या करना है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। इन दोनों ही पॉइंट को इसे अपने पास रख लेना। अपन को एक लाइन खींच लेनी है, एक वायर इनिशियल और फाइनल के बीच का। और इस वायर की अगर लेंथ की बात करें तो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो 4r हो जाएगी। जो फोर्स इस वायर पर होगा वही फोर्स इस ऊपर वाले लूप पे होगा। तो इस ऊपर वाले लूप पे मेरे लिए क्वेश्चन ऐसा हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एल करंट इधर जा रही है, तो आइडियल क्रॉस बी अंदर है, तो आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर आ जाएगा? अपवर्ड। तो इस पे जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं फोर्स की बात कर लूंगा तो फोर्स हो जाएगा करंट आई एल बी, और डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी, मतलब जे कैप, मतलब आई इंटू 4r इंटू बी जे कैप। ये हो गया मेरे पास फोर्स वेक्टर। इनके नाम नोट कर लेना। तुम्हारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला था, वो फोर्स का फॉर्मूला था आई डी एल क्रॉस बी। तो इसका करंट एलिमेंट राइट साइड है, तो आई डी एल की जो डायरेक्शन है वो आई कैप है, और जो बी है, बी की डायरेक्शन है माइनस का के कैप। आई क्रॉस के करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का जे। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली जो आएगा वो प्लस का जे कैप आ जाएगा। ए तीनों का दो,
क्यों तुम्हारी आवाज नहीं आ जाए अब, ठीक है? समझ गई? और ये तुम तीनों इधर उधर मत बैठा करो, इधर खाली हुआ करे आगे बैठा करो। कहाँ गिरा जा रहा हूँ भाई? हो गया क्वेश्चन? इसको सोचा आइडियल क्रॉस बी सही था। हाथ राइट हैंड से तुम डायरेक्शन से भी सोच सकती हो। आइडियल की तरफ हाथ करो और बी की तरफ घुमाओ। आइडियल किधर है? आइडियल की तरफ हाथ कहाँ रखोगी? तार की तरफ हाथ रखना है। हाथ, ये हाथ है, ये हाथ है, ये ऐसे रखना है। वो सुंदर सुंदर नाखून जिन पे नेल पेंट लगाए वो वाले उस तरफ होने चाहिए, करंट की तरफ। हो गए? अब इस हाथ को घुमाओ जरा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। घुमाओ। तो किधर आया थम? तो फोर्स किधर आया? ए क्रॉस बी से सोच लेना है, ठीक है? तुम तो दूसरे वाले बैच में आने वाले थे। नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? हृदय, हाँ। अच्छा, तुम्हारा मैथ्स उधर सेट नहीं हो रहा होगा। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। या इसको ऐसा इस साइड कर लो। ये करंट आई जा रही है, इस वायर में लेंथ एल है, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं एम एन पी। और इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक, पहला प्रश्न है फाइंड फोर्स ऑन वायर एम एन पी। फाइंड फोर्स ऑन वायर एम एन पी। गुप्ता जी, आप अगली क्लास से ऐसे कपड़े नहीं पहन के आएंगे। हो गया? सोच रहे हैं, सोचिए। कितना आंसर है? जीरो। जीरो इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा सोचनी नहीं था इसमें। मतलब जिसने ज़्यादा सोच लिया उसका आंसर गलत आएगा। इसमें सोचने के लिए क्या करना है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को तो देखना है बस। तो जैसे तुमने इनिशियल और फाइनल को मिलाया तो ये तुम्हारा हो गया लेंथ। जितना फोर्स इस एम एन पी पे होगा उतना ही फोर्स इस एम पी पे होगा। तो इस एम पी पे कितना फोर्स होगा? देखो, फोर्स ऑन एम एन पी शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन एम पी। और एम पी में के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो फॉर एम पी एंगल इज 0 डिग्री। एंगल इज 0 डिग्री मतलब किस किस के बीच का एंगल? एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि हमें पता है फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था आई एल बी साइन थीटा। ये बात हमको पता थी। ठीक है, कितने लोगों का सही है? अरे बहुत कम लोगों का सही है। वेरी गुड, जिनका सही है। कितने लोगों ने ये सोच के जीरो किया? कितने लोगों ने पूरा सॉल्व करके जीरो किया है? दोनों पे फोर्स निकाला है?
दोनों पे सॉल्व करके निकाला है ना। ठीक है, स्मार्ट करना है काम। आना आइए। लारण्या, हाँ, कहाँ गई थी बाहर? हाँ, क्या करने? ऐसे ही घूमने इतनी गर्मी में? ये ऐसे बोलना, आधी बात छुपा रही है। तो फिर आज तो पार्टी वार्टी कहाँ पे करके आ गए? अरे भाई, किस किस को बुलाया तुमने? ये तो गलत बात है। तो कितने साल हो गए? हम्म, शादी को कितने साल हो गए पापा मम्मी की? बेटा अपने ही पापा मम्मी की एनिवर्सरी में गई थी ना। क्या लगता है कितने साल हो गए होंगे? 17-18 तो हो ही गए होंगे सर। इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए। फाइंड फोर्स ऑन एनपी। फाइंड फोर्स ऑन एनपी। जो वायर एनपी उस पर फोर्स निकालने की बात कर रहा है। कीजिए सॉल्व। मुझे एनपी पे फोर्स चाहिए। बहुत ही आसान है। चलो सोच के देखें, या दिमाग लगाना है? 2 मिनट लगाओ भाई, लगाओ भाई, दिमाग लगाओ भाई। लेकिन तुम लोग जिस तरीके से सोच रहे हो वो तरीका बहुत ही वाहियात मैं मानता हूँ। इसका एकदम सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि आपको ये पता है कि इस पूरे वायर पे एम एन पी पे जो भी फोर्स है वो फोर्स कितना है? 0। इसका मतलब जितना फोर्स एम एन पर है प्लस जितना फोर्स एन पी पर है, इन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए? 0। चिड़िया भी बिठा दो इनके ऊपर। हमें चाहिए एफ एन पी पे, तो एफ एन पी पे वही फोर्स होगा जो माइनस ऑफ एफ एम एन होगा। तो मेरे लिए इस वाले वायर पे फोर्स निकालना टफ है, कैलकुलेशन है। कई बार क्वेश्चन में थीटा ही दे रखा होता है, ये देता ही नहीं है एंगल 45 या कुछ और, सिर्फ थीटा दे देगा। मुझे ये पता है, लेकिन इसकी लेंथ मुझे एल पता है। तो इस एन पे फोर्स निकालना मेरे लिए कितना आसान है। देख, ये एम है, ये एन है, इसमें करंट आई जा रही है, इसकी लेंथ एल है, और मैग्नेटिक फील्ड ये गया। तो आई एल बी साइन थीटा, दैट्स इट। तो चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख दो, आइडियल क्रॉस बी। तो फोर्स किधर आ रहा है? इनवर्ड, है ना। आइडियल ऊपर है और बी इधर है, तो आइडियल क्रॉस बी किधर आया? इनवर्ड। कोई डाउट? पीछे? हाँ, नहीं सर, नहीं, वो लास्ट वाला। पक्की बात? क्या नाम है तेरा? समर्थ? इस बात को समझने में आप समर्थ हैं? ठीक है। तो माइनस इस पे फोर्स हो जाएगा आई एल बी, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस का के कैप अंदर की तरफ। तो आंसर हो जाएगा प्लस का आई एल बी, डायरेक्शन इज के कैप। ये आ गया फोर्स ऑन एन पी। ठीक लग रहा है दोस्त? ओके। क्या हुआ 101? कुछ नहीं, पक्की बात। सरकार भाई, लास्ट क्लास में हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, हमें याद दिलाया जाए। नेक्स्ट चैप्टर वाला कराया था? कुछ तो कराया था सर, याद आया सर ना। छाप लिया जाए? क्या कराया था?
याद ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे चलेगा जीवन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हेडिंग लिखी जाए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इतनी बड़ी हेडिंग भी नहीं लिखनी थी कि पूरा एकदम सेंटर पे तुमने छाप दिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से मेरा तात्पर्य ये है, जिसको आप लोग आज तक प्लस क्यू, वो अब प्लस एम बन गया है, जो माइनस क्यू है वो माइनस एम बन गया है, बस इतनी सी बात है। और बाकी तुमने जो भी डाइपोल में पढ़ा है वो सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल है एज इट इज़। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। ये कहाँ गया? आएगा वैसे, जाएगा कहाँ? आजा, आजा, अब आ। मैं लिखूंगा नहीं लेकिन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक तो हम बात करते हैं बार मैग्नेट के लिए, आ गया, यस। एक तो हम बात करते हैं बार मैग्नेट के लिए, और दूसरी बात करते हैं हम दूसरी बात करते हैं हम लूप के लिए, या करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। लूप बोल दो या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर बोल दो, एक ही बात है। तो बार मैग्नेट में क्या है कि जैसे तुम लोग नॉर्मल बार मैग्नेट को जानते ही हो, चुंबक, लंबी वाली नहीं देखी हो चुंबक, इसमें दो इसके पोल होते हैं। इसके दो पोल होते हैं, जिसमें एक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ है प्लस एम, और दूसरा पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है माइनस एम। ये पोल जो पॉजिटिव है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, जो नेगेटिव है वो साउथ पोल कहलाता है। जो एम है उसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, मैं लिख भी दे रहा हूँ। प्लस एम इज डिनोटेड बाय नॉर्थ पोल, और माइनस एम इज डिनोटेड बाय साउथ पोल। यहाँ पर एक तीर का निशान अगर लगाया जाए तो तीर का निशान हमेशा माइनस से किसकी तरफ होगा? प्लस की तरफ। सही बात है। और ये जो लेंथ है, अगर इसकी टोटल लेंथ मैं एल बोल दूँ और इस अंदर वाली लेंथ को एल नॉट बोल दूँ, तो जो एल नॉट है, एल नॉट होती है अप्रोक्सीमेटली 0.91 टाइम्स एल। क्योंकि जो पोल है वो ऐसा तो होगा नहीं एकदम एंड पे रखा होगा, थोड़ा सा तो अंदर होगा, तो वो थोड़ा सा ही अंदर होता है, वो 0.91 एल होता है। हालांकि कभी भी आपको इस फैक्ट का इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा। हमेशा अपन यही मानते हैं कि जो बार मैग्नेट की लेंथ है वही पोल के बीच की, दोनों पोल्स के बीच की दूरी है। इस डिस्कशन में एक चीज जानने योग्य ये है कि पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जो मोनोपोल होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, मोनोपोल एग्जिस्ट न करने के पीछे के कारण है कि जैसे मान लो तुम मोनोपोल बनाओगे कैसे, तुम एक मैग्नेट को लोगे, उसको तोड़ दोगे। तो जैसे ही तुम इस मैग्नेट को लिया और इस मैग्नेट को तुमने तोड़ दिया यहाँ से नॉर्थ और साउथ, तो तोड़ने पे क्या हो जाना चाहिए सर? अभी तक हमारा जो ज्ञान है उस हिसाब से ये ऐसा हो जाना चाहिए कि इधर मुझे नॉर्थ मिल जाएगा और इधर मुझे साउथ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या कभी? जैसे ही आप मैग्नेट को तोड़ते हो वो दो पोल नए जनरेट हो जाते हैं इंस्टेंट। तो जैसे इधर साउथ है तो यहाँ पे एक नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक नॉर्थ है तो यहाँ पर एक साउथ जनरेट हो जाएगा। सही बात है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मोनोपोल के क्वेश्चंस रहते हैं। जो मोनोपोल के क्वेश्चन है वो इसलिए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाते समय बनाने वाला इस बात को सोच रहा है कि आपने उन जो उस पोल का जो अपोजिट पोल है वो इन्फिनिटी पे रख रखा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर प्लस एम यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका मतलब जो माइनस एम है वो इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है। आपने हेडिंग लिखी थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम वेक्टर। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
और इसकी जैसे आप लोग जब पढ़ रहे थे तो आपने बोला था डाइपोल की जो डाइपोल अपन ने जो पी वेक्टर लिखा था, पी वेक्टर क्या था? डाइपोल मोमेंट, और उसकी वैल्यू क्या थी? क्यू इंटू एल वैक्टर। ऐसे यहाँ पर कैपिटल एम जो है वो है स्मॉल एम इंटू एल वैक्टर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखना ये वो एल, और वैसे तो आइडियली तो एल नॉट होना चाहिए, लेकिन हम इस फैक्ट का कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एल और एल नॉट लगभग हमेशा बराबर ही रहेंगे। यहाँ पर जो एल नॉट है, इट इज़, वैसे तो मुझे ये बोलना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, हालांकि होता भी वही है। अगर हम यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसके साथ साथ अगर अपन इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अपन दो तरीके से बोल सकते हैं। डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं? एक तो बोल सकते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। वहां पे भी यही डायरेक्शन थी, वहां पे भी माइनस क्यू से प्लस क्यू था। और दूसरा बोलने का तरीका क्या हो सकता है? फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम। एक ही बात है। अब देखो तुमने जितनी भी बातें पढ़ी थी सारी बातें वैसी दिख रही? ठीक। अब जब तुम ये पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ तुमको और बातें मैं बता ही देता हूँ अभी। जैसे तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड भी बात कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल। अब देखो वही बात है जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। मैं एक तरफ तो मैंने क्या लिखा है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, और दूसरी तरफ मैं क्या बात कर रहा हूँ, पोल की वजह से। इसका मतलब दूसरा पोल मैंने कहाँ मान लिया होगा? इन्फिनिटी। तो जैसे एक ये प्लस एम रखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस एम एक पोल है, और यहाँ से अपने को आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे जब आर दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक शब्द हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है? वो यहाँ पर बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर जो बी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो के जैसा हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन आर कैप की दिशा में। अगर ये पॉजिटिव है तो किधर होगा? अवे। और अगर नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स। अगर ये मान लो माइनस एम होता तो माइनस एम के केस में यही वैल्यू आर दूरी पर कैसे होती? टूवर्ड्स हो जाती। समझ गए बात को? अब जैसे तुमने पोल में पढ़ रखा है सारी चीज वैसी ही है, तो मैं इस डिस्कशन को और आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे आप लोगों ने जब उस टाइम जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करने के दौरान आपने ऐसा बोला था कि इसकी वजह से जो इसकी दो पोजीशन होंगी, दोनों पोजीशन याद आ गई। इस वाली पोजीशन को अपन ने क्या बोला था? एक्सियल। और इस वाली पोजीशन को क्या बोला था? इक्वेटोरियल। आप इतना ही लिख लीजिए क्योंकि अब लिखाने के लिए जगह नहीं है, या मैं यहाँ पे भी लिखा सकता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको दिखेगा तो सही। लेकिन जैसे यहाँ पर अपन एक्सियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 2 kp/r³ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल, यहाँ पर कैपिटल एम आएगा क्योंकि वहां पर पी था, तो वहां पर पी था तो यहाँ पर क्या है? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम अपॉन r³। r³ है बेटा, डाइपोल में क्या आता है? r³। ये हो गया क्योंकि जो डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की है, जो डायरेक्शन यहाँ पर एम की है, वही डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। यहाँ पर तो डायरेक्शन अपोजिट आती थी, और उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? बी इक्वेटोरियल का, याद दिलाओ, के पी बाई r³ दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन r³। लेकिन डायरेक्शन माइनस में है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक माइनस। समझ गए बात को? ये सारी बातें पुरानी है, बस हमने रिलेट किया है। ठीक है, छाप लेंगे।
डिस्कशन के दौर को आगे बढ़ाया जाए, ये आप लोगों ने लास्ट में लिख लिया होगा, है ना। एक्सिस और इक्वेटोरियल में बस कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है कि जो के है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन गया है, जो पी है वो कैपिटल एम बन गया है, जो स्मॉल क्यू था, जो चार्ज था, वो पोल स्ट्रेंथ बन गया है। ये सब बातें करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आगे की कहानी देखेंगे। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने मेन हेडिंग लगाई थी, उसमें जो दूसरा पार्ट है ड्यू टू लूप, अब हम उस करंट कैरिंग लूप के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ लूप लिख दिया है, आप समझ जाना मैं करंट कैरिंग लूप की बात कर रहा हूँ। इस करंट कैरिंग लूप में जैसे एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में कुछ करंट जारी होगी, जब यहाँ से कुछ करंट जाएगी इसकी रेडियस कुछ रही होगी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। आवाज आ रही है ना, उधर वर्ड हो रहा है ना। यहाँ पर n की बात लिख दी जाए तो n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I is current, n करंट ही है, A is क्रॉस सेक्शन एरिया, या A is एरिया, सीधा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोलना, एरिया ऑफ लूप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग लूप है तो पक्की बात है कि उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा। मैग्नेटिक मोमेंट होने का मतलब ये है कि वो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब वो लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और वो लूप इस तरीके से मैग्नेट बना रहा है, जैसे यहाँ पर अगर अपन इस केस में देखें तो जैसे इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो इसमें देखोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर पे राइट साइड, तो मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन वही रहेगी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही होगी। तो डायरेक्शन तो तुम्हें समझ में आ गई कि जो डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही निकाल सकते हैं, डायरेक्शन इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस बात को पूरा लिख देता हूं, डायरेक्शन इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें किस तरीके से एक मैग्नेट बन रही होगी, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर है तो इस साइड नॉर्थ रहा होगा और इस साइड साउथ रहा होगा, मतलब हर एक लूप एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, आया ना। ठीक है, अगर हर एक लूप एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, अगर इस पूरे मैग्नेट को मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इसके ऊपर कुछ कुछ टॉर्क भी आएगा, है ना। लेकिन उस टॉर्क की कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपसे कुछ और बातें भी करना चाहता हूं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि एन आई ये मैग्नेटिक मोमेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट एंड ए इज एरिया। कोई भी अगर लूप दे रखा है, जरूरी नहीं हो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो सकता है, उसकी कोई और शेप हो सकती है, बट वो लूप होना कंपलसरी है, लूप होना चाहिए। ठीक, तो मतलब कोई भी लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद में कुछ बातें और लिखाना चाहता हूँ, आप लोग पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं वो बातें थ्योरी में लिखा देता हूँ। इतना छाप लो फटाफट। चलिए भाई, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट ऐसा लिख लीजिए कि मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ magnetic dipole consists of a pair of magnetic dipole consists of a pair of magnetic poles of equal and opposite strength. हाँ, magnetic poles of equal and opposite strength separated by small distance. Separated by small distance. Example: magnetic needle, bar magnet, magnetic needle, bar magnet, current carrying solenoid, current carrying solenoid,
करंट कैरिंग लूप और कॉइल, करंट कैरिंग लूप और कॉइल। बाकी डायरेक्शन वगैरह मैंने लिखाई दी है, साउथ से नॉर्थ होगी, वो मैं वापस से नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है जी। फिर अगली बात लिख ली जाए, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर in case of loop, direction of m vector in case of loop is given by right hand thumb rule, given by right hand thumb rule. Next, for current carrying coil या loop, for current carrying coil या loop, for current carrying coil or loop, its magnetic moment and magnetic field vectors, its magnetic moment and magnetic field vectors both are parallel axial vectors, both are parallel axial vectors. ठीक है जी। मतलब अच्छा, जैसे तुम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ क्या था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर भी ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अगर दो पोल्स रखे हुए हैं M1 और M2, तो इनका जो आपस में लगने वाला फोर्स होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर से गवर्न होता है। मतलब सेम तरीका ही है, कोई अंतर नहीं है, फॉर्मूला वो सेम ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं लिखा नहीं रहा ये क्योंकि तुम्हारे लिए काम का नहीं है। एक बार पीछे पेज पलट के दिखा ना, मैंने डायरेक्शन लिखा ही है या नहीं। डायरेक्शन -m से +m लिखा दी ना, कहाँ लिखा है? और पीछे होगा ना। हाँ ठीक है, कहाँ लिखा है? लिखा है उधर, ठीक। ओके, चलिए, यूनिट मैंने लिखाई थी एम्पियर मीटर स्क्वायर। सारी बातें हो गई हैं। अब आपसे कुछ और बातें करी जाएं। इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आप जिस बात को करना चाहते हैं, ये चित्र तो बन ही गया। वो ये है कि अगर जैसे मान लो ये लूप ऐसे रखा है इस प्लेन में, अगर इस प्लेन में लूप रखा है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। इसका नॉर्थ किधर है? ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये तो पक्की बात है। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका नॉर्थ किधर है? तो अपन ने हाथ घुमा के ऐसे देखेंगे, राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन किधर आ रही है? बाहर। तो इसका जो नॉर्थ होगा, इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर हो जाएगा? +k में। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आउटवर्ड, या फिर बोल सकते हैं आउटवर्ड, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और साउथ पोल फिर किधर हो जाएगा? इनवर्ड। इसको ना एक तरीके से और समझाते हैं, वो तरीका देखना चाहते हो? जैसे अगर ऐसा है तो इसमें नॉर्थ मतलब n होता है, साउथ मतलब s होता है। इसमें करंट की डायरेक्शन अगर बनाए तो जैसे साउथ में देखोगे तो साउथ में तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन रही है, और नॉर्थ में अगर मैं तीर बना दूं तो नॉर्थ में डायरेक्शन कैसे बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ना ऐसे बनाओ, नॉर्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसका मतलब बाहर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ। ये भी एक अच्छा तरीका है लेकिन मुझे पसंद नहीं है और बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब ऐसे मान लो इसमें साउथ बना दो, तो क्योंकि इसमें साउथ बनाने पे ये साउथ की जो डायरेक्शन है, इसमें ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इसमें साउथ बाहर की तरफ होगा। तो कौन सा बढ़िया लग रहा है? राइट हैंड थंब रूल बेस्ट है। बस वही मुझे फाइनल करना था। अगर कोई तुम्हें बाद में कोई और भी समझाना है, तुम्हारी समझ में नहीं आना चाहिए फिर ये सेम बात क्या है। राइट हैंड थंब रूल बेस्ट है। राइट हैंड थंब रूल में अगर तुमसे बोला जाए एक लूप है, करंट ऐसे जा रही है, डायरेक्शन बताओ, नॉर्थ पोल, नॉर्थ किधर है? आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड को और कैसे डिनोट करते हैं? डॉट से। और साउथ पोल किधर है? इनवर्ड। अगर इसी डायरेक्शन को अगर अपन क्लॉकवाइज बना देंगे तो डायरेक्शन किधर है? हाथ घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जा रहा है।
अंदर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ इज इनवर्ड एंड साउथ इज आउटवर्ड। ठीक है जी, ये लूप बना देना पूरा। ये दोनों चित्र भी बना लो, इससे तुम्हारा पूरा डायरेक्शन वाला मामला खत्म हो जाएगा। अगली हेडिंग लिख ली जाए। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। 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 एक बात बताओ, जैसे करंट कैरिंग लूप की बात मैं कर रहा हूँ, लूप भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब जैसे टॉर्क का बिहेवियर मैग्नेट के लिए होगा, वैसा ही बिहेवियर लूप के लिए होगा। ये बात भी पक्की है। तो जैसे अगर अपने पास एक अपन ये बार मैग्नेट मान लें, इस बार मैग्नेट पे यहाँ पर प्लस एम है, यहाँ पर माइनस एम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इधर है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स एम भी इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एम भी इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि इसका बिहेवियर तो वैसा ही है, क्यू इंटू ई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते थे तो क्यू ही लिखते थे। यहाँ पर चार्ज की जगह स्मॉल एम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है। ये एंगल अगर थीटा है, ये लेंथ एल है, तो यहाँ से अगर अपन एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लें, ये इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस एल साइन थीटा होगी कि नहीं होगी? तो इस पे अगर अपन टॉर्क की बात करें, ये कपल फोर्स है कि नहीं? एम और माइनस एम, एम बी और माइनस एम बी, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है जो कि एल साइन थीटा है। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला था कपल के लिए, वो था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आया क्या? तो यहाँ पर टॉर्क की बात करेंगे तो फोर्स है इसमें स्मॉल एम इंटू बी, सही बात है। और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एल साइन थीटा। तो एम इंटू एल इंटू को क्या लिख देंगे? बी साइन थीटा। तो कैपिटल एम हो गया, तो क्या बन गया? एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क क्या बन जाएगा? एम क्रॉस बी। ये तो फिर जाना पहचाना आ गया। अपन ने इसी को तो पढ़ रखा है। अपन ने पहले क्या पढ़ा था? पी क्रॉस ई। पहले टॉर्क क्या था डायपोल के केस में? पी क्रॉस ई। तो पी की जगह क्या हो गया? एम, कैपिटल एम, और बी की जगह क्या, ई की जगह क्या हो गया? कैपिटल बी। तो टॉर्क की बात भी समझ में आ गई। ये बार मैग्नेट के लिए है, लेकिन अगर मैं इसको लूप के लिए लगाना चाहूँ, ये तो मैंने किसके लिए बोल दिया? फॉर बार मैग्नेट। लेकिन हम बात बार मैग्नेट के लिए थोड़ी करना चाह रहे थे, हम किसके लिए बात करना चाह रहे थे? लूप के लिए। अगर ये लूप के लिए बात करोगे तो यहाँ पर टॉर्क को तुम लिखोगे एम बी साइन थीटा। गौर से देखना, एम को क्या लिख दोगे? एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास बीना साइन थीटा। इसको ऐसे याद रख दो, याद रखना आसान है। बीना साइन थीटा। डायरेक्शन किससे निकाल लेंगे? एम क्रॉस बी से। ठीक है, बाकी टॉर्क हो लूप पर बीना साइन थीटा। ठीक है जी, चलो बीना जी की बात होगी। तो फिर इसी बात पे क्वेश्चन भी याद आ रहा है मुझे, टॉर्क का नहीं। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। फाइंड इक्विवेलेंट, क्या बोले? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
ये क्वेश्चन है जिसमें इधर दोनों के माइनस एम है, अपोजिट साइड दूसरी की तरफ प्लस एम है, और दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के बराबर है। आई थिंक इतनी देर में तो सॉल्व कर ही लिया होगा। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, एक वेक्टर ये गया, एक वेक्टर ये गया, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो एम नेट चाहिए मुझे। तो जब इक्वल एंगल होता है तो फॉर्मूले का तो तुम्हें पता है 2a cos थीटा बाई 2 होता है। यहाँ पर एक ही जगह m है, तो 2m cos 30, थीटा 60 था, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 2 से 2 काटने के बाद √3m आंसर आ जाएगा एम नेट का।
बहुत गंदा लगता है पूरा लिखने में। हेलो। आइडियली क्या होना चाहिए पता है? 2m cos थीटा बाई 2 होता है, आंसर √3m। चलो आगे बढ़ो। चलें आगे बढ़े फिर। एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारी चीज़ दी हुई है, उस प्यारी चीज़ को आप लोग शायद आप लोग भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैं कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें। अरे बोलो ना। नहीं होती? होती हैं। अगली हेडिंग क्या लिखी थी अपन ने? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, है ना? लूप एंड मैग्नेट, इस बच्ची ने मैग्नेट भी लिख लिया, बहुत बढ़िया किया। तो एक एग्जाम्पल से ही अपन चीज़ों को शुरुआत करते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन अपन इसको और सिंपल तरीके से समझा देते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल समझ गए आप? इस रेक्टेंगुलर कॉइल के दोनों वायर पास पास हैं, तो वो तुमको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि पूरा एक वायर है, लेकिन करंट जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो आने के लिए भी तो चाहिए। सही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोई भी करंट को भेज दे रहे हैं, ये करंट ऐसे घूम के आ जा रही है। इसकी लेंथ का ये वाला नाम अपन ने एल दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी विड्थ है उसको बी नाम दे दिया। ठीक, ये तुम्हारे पास एक कॉइल बन गई। इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अपन चाहें तो n इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, एक टर्न है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे प्लेन हॉरिजॉन्टल। अब गेम की शुरुआत ये है कि यहाँ पर ये जो चित्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने बनाई गई है, जब आप इस चित्र को एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने 3D में बना रखा है। 3D में बना है तो मैं अभी दिखाई देता हूँ कहाँ बना है। ये गया, आप लोगों को दिख ही रहा होगा वैसे यहाँ तक, है ना? ठीक गया। इसमें क्या किया है इन्होंने बनाने के लिए, एक मैग्नेट इधर रख दी नॉर्थ, एक मैग्नेट इधर रख दी, और बीच में ये लूप बना दिया। अब 3D में दिख रहा है। इसको मैंने 2D में कन्वर्ट कर दिया, इस फिगर को 2D में कन्वर्ट करने पे क्या किया कि इधर उधर का जो नॉर्थ और साउथ था उसे हटा के मैंने सीधा मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ नॉर्थ से किधर होगा, साउथ की तरफ, तो उसे मैंने हटा दिया। और इस कॉइल को मैंने 2D में बना दिया। अब गेम की शुरुआत है इसी के बाद। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि इस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा। ठीक है, तो इस पे लगने वाला अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क निकालने के लिए हमने पढ़ रखा है, टॉर्क होता है m क्रॉस b। होता है कि नहीं होता? तो m क्रॉस b तो हम बोल देंगे, यहाँ का अगर इसका m निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n i a वेक्टर क्रॉस b। सही बात है। और इसका अगर करंट ऐसे जा रही है तो इसका m वेक्टर किधर होगा, अंदर की तरफ, तो इसका m वेक्टर अंदर की तरफ है। तो m वेक्टर अंदर की तरफ अगर अपन बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट इज i, और एरिया वेक्टर को मैं बोल दूंगा l इंटू बी, और इसकी डायरेक्शन बताओ, अंदर की तरफ मतलब माइनस का k कैप क्रॉस b वेक्टर की जगह क्या लिखा जाए, तो इसका b वेक्टर है राइट साइड, मतलब b i कैप। ठीक है, k क्रॉस i क्या होता है, माइनस जे, माइनस जे। तो ये हो जाएगा एन आई एल बी इंटू बी इंटू प्लस का जे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया इस पर लगने वाला टॉर्क। ठीक है, अब सर ये माइनस है ना बेटा, तो के क्रॉस आई क्या हो गया, के क्रॉस आई प्लस जे हो गया। यस, के क्रॉस आई इज प्लस जे, और ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना? के क्रॉस आई इज प्लस जे, तो आगे माइनस लगा हुआ, माइनस आ जाएगा। इसको ना दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, जैसे अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचोगे तो कैसे सोचोगे, ये तो डायरेक्ट हो गया। अपन इसको ऐसे सोच लेते हैं, ए एम एन पी, ऐसा सोच लिया। अब इसमें जो फोर्स होगा,
जो फोर्स होगा वो एम एन पर जो फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स एम ए, वही फोर्स आपका लग रहा होगा पी ए पे, और इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एल वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। इस एल वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब जब जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उस पर कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। तो इन दोनों पे आपस इस पर्टिकुलर इस सेगमेंट पे लगने वाला फोर्स 0 है। इसके पीछे का जो कारण है, इसका कारण है कि यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। पी ए में बात करेंगे तो इसमें डायरेक्शन इधर आएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 180। और हमको ये पता है कि दोनों ही केसेस में साइन 0 हो चाहे साइन 180 हो, उस सबकी वैल्यू कितनी होती है, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा। अब तुम्हारे लिए जिस पे तुम्हें वर्क करना है वो क्या, कौन से सेगमेंट बचे, ए एम और पी एन। ठीक, आओ बातें करें। तो जैसे यहाँ पर हमसे बात करी जाए कि फोर्स आप निकालिए सबसे पहले ए एम पर, तो ए एम पर फोर्स निकालने के लिए मैंने बोला कि देख भाई, आई इंटू लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ, लेंथ है ऊपर और बी है इधर, तो आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर आया, इनवर्ड। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है, कोई डाउट, हाथ पैर चला के देख लो, चल रहे हैं हाथ पैर। जो हाथ पैर नहीं चलाना चाहते वो लोग क्या करें, आइडियल जे कैप क्रॉस बी आई कैप, अब अच्छा लग रहा है। तो आई एल बी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, तो हो जाएगा आई एल बी माइनस का के। ये बात अपन डायरेक्टली भी सोच सकते थे, अपन ने क्या किया, आइडियल क्रॉस बी, तो किधर आया, इनवर्ड। अब आ जाओ इस वाले पे, इस पे बात करेंगे तो आइडियल क्रॉस बी किधर आया, आउटवर्ड, करके देख ले। तो यहाँ पर अगर अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स वेक्टर ऑन एन पी, दैट इज आई एल बी, सॉरी डायरेक्ट लिख दूं या पूरा लिखूं, डायरेक्ट ही लिख दो सर। तो आई एल बी प्लस का के कैप। तो थोड़ी बुद्धि से सोच के बताओ, इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0। जो है तो तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे फोर्स 0 लग रहा है, क्योंकि ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, वो तो वैसे भी 0 था फोर्स। लेकिन फोर्स 0 है तो जरूरी नहीं है टॉर्क भी 0 हो, तो यहाँ पे टॉर्क तो नॉन 0 आया ही था। अब मैं टॉर्क को डायरेक्टली तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, मैं इसका मेथड नंबर 2 बता रहा हूं तुम्हें। देखो, इन दोनों पे फोर्स 0 तो टॉर्क की बात करने का कोई सेंस नहीं है। अब टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एक ये वायर और दूसरा ये वायर, ठीक है। तो फोर्स तुम्हारा किधर है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। फोर्स अगर अंदर की तरफ है तो क्या टॉर्क के बारे में अपन कुछ बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फोर्स इधर अंदर है और इधर फोर्स बाहर है, इन दोनों फोर्स के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, बी। ये कपल है कि नहीं है, ये वाला फोर्स अंदर और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं है। यहाँ पे भी आई एल भी निकल के आया और यहाँ पर भी आई एल भी निकल के आया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बी। तो टॉर्क कितना लगेगा, फोर्स और उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब आई एल बी इंटू बी। आई एल बी इंटू बी, नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को ये कभी नहीं करना है जो मैंने बताया अभी, क्योंकि इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है टॉर्क होता है बिना साइन थीटा। क्या होता है टॉर्क, बिना साइन थीटा। ओके, ये नहीं करना। ये वो तरीका है, जब तुम बचपन में थे ना, क्लास 11th में जब तुम पढ़ रहे थे, टॉर्क्स की शुरुआत करी थी, तब ऐसे सीखा था। तो यही नहीं करना है, ठीक है, छाप लेंगे। बाकी इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन को क्या लिख लिया जाए, क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया जाए, फाइंड टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप, फाइंड टॉर्क ऑन rectangular loop as shown in the figure. Find torque on rectangular loop as shown in the figure.
यार प्लेन क्रैश में यार कोई नहीं बचा लग रहा है। मतलब ऐसे जैसे आलू को नहीं भून देते, ऐसे भुने हुए लोग पड़े। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जो अपना बीजे मेडिकल कॉलेज है, गुजरात का बेस्ट मेडिकल कॉलेज, वहाँ से 200 मीटर दूरी है, उसी के एक हॉस्टल पे जाके वो क्रैश हुआ है। सारे बच्चे खाना खा रहे थे, तो शायद कुछ बच्चे भी उसमें नहीं रहे। इतनी मेहनत करके बेचारे नीट क्रैक करके गए। ये नीचे वाला लिखना चाहते हैं या फिर समझाने के लिए ही है? वैसे लिखना, हाँ लिखना चाहते हो लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तरफ से ऐसा कोई आग्रह नहीं है। हेडिंग लिखी जाए, मैग्नेटिक सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। हेडिंग है सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। आओ बातें करें अब। हेडिंग लिख ली? पड़ोस वाली क्लास बंद हो गई क्या? अब तो माइक चलाया जा सकता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा आ रही है। आओ बातें करें। सुन मेरी बात, बात है ऐसी। कैसी? कैसी? क्या कह रहा है उदित? बात है ऐसी कि इसमें जा रही है करंट आई, और इसकी रेडियस है आर, यहाँ से दूरी है एक्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकाला करते थे, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको याद है? बोल। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। ये पापी ये कह रहा है कि लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जो कि हम अभी बता चुके हैं आपको। तो कह रहा है कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो तो ठीक है, इस फॉर्मूले से बताओ कि वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। हमें समझाओ, हमें समझना है। हमने कहा समझा देते हैं, बहुत आसान है, तो मेहनत का काम थोड़ी है। देखो यहाँ पे अगर ऐसा है कि भैया एक्स बहुत ज़्यादा हो जाए, कितना ज़्यादा हो जाए? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। किससे? आर से। ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही बात है भाई, इसे हटा दे वरना एक आध इधर भी क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे तो छुट्टी भी नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फायदा भी नहीं तुम्हारा कोई। इसकी पावर अगर दोनों तरफ अपन 3/2 ले लें, तो 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली एक्स क्यूब बन गया। सही बात है कि नहीं? तो जब दूरी बहुत ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बन गया है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है बंधु, और थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। तो दिमाग लगाने पे ऐसा पता चल रहा है कि जो म्यू नॉट अपॉन 2x³ एन आई आर स्क्वायर, इसमें एक तो पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर लो, दूसरा इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो। इतना काम करने से तुम्हारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। तो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा एन आई को निकालो बाहर, ये दुष्ट है, एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, वो भी 2 के संग, डिवाइडेड बाई x³। अब अच्छा दिख रहा होगा। ये देख, पाई आर स्क्वायर क्या लिखा है? एरिया लिखा है। तो ये क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई, इसको 2 लिख दे, 2 एन आई ए डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये भी कुछ जाना जाना लग रहा है। इसको क्या माना था अपन ने, कैपिटल एम। तो बन गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, थोड़ी देर पहले यही तो तुम्हें याद कराया था एक्सिस पे, हाँ है ना। तो बार मैग्नेट के एक्सिस पे तुम्हें यही तो याद कराया था। इट इज सेम एज इसके एक्सियल पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो इट इज सेम एज बी एक्सियल ऑफ बार मैग्नेट। मेरे पापियों, तुमको एक बुक मिली है PYQ, है ना, मिली है ना, देना जरा एक बार, एक ही दे दो बस। ये मोटी सी पुस्तक के बड़े फायदे हैं। आप लोग जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप लोग अब एक काम करेंगे, इस किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे। इस किताब में तुम्हारे सारी समस्याओं के समाधान हैं। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, सोल्यूशन भी हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। आपको करके बहुत अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ें सिलेबस से हट गई हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें दिखें तो आप समझ जाना कि चीज़ें हट गई हैं। इनमें क्वेश्चंस भी हैं, सोल्यूशन भी हैं। इसके लिए मैं कोई आपको अलग से होमवर्क देने की इच्छा नहीं रखता हूँ कि पर्टिकुलर मैं तुम्हें बताऊँ इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। तुम्हें अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है और डेली इसके 2 या 3 या 4 पेज जो भी तुम शेड्यूल बनाओ अपना, उससे सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। इसे पढ़ने मात्र से आपके उद्धार हो जाएगा, आप सीधे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जीते जी आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। ये प्यारी सी पुस्तक है, आप इस प्यारी सी पुस्तक को पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ बालिका जिनके 23 जून को पेपर है उनके लिए बात कर ली जाए। जिन बालिकाओं के 23 जून को पेपर हैं, वो 23 जून के पेपर के लिए एक अध्याय है जिसके लिए वो बहुत परेशान हो रही थी। अध्याय का नाम है, क्या नाम है, सेमीकंडक्टर। इस पुस्तक से वो सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ लिया जाए। वो तो पढ़ ही लिया, देख लिया ना, जो भेजा था, पूरा नहीं देखा, कब देखेगी बेटा। एक बार पढ़ तो ले, रिवाइज नहीं करना है, पहले पढ़ना भी तो है उसे। उस वीडियो से देख ले, उसके बाद एक किताब पढ़ लेना बस। इसमें तो PYQ है सारे, तो इससे तेरा काम हो जाएगा। अगर तू इसे भी पढ़ लेगी ना तो भी तेरा काम हो जाएगा, लेकिन पहले वीडियो देखना, वरना समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। हाँ, रिवाइज कर सकती है, कोई इशू नहीं। थोड़ा ऐसा महसूस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है, तो ये किताब को आप ऐसे समझ लीजिए कि डेली 2-4 पन्ने पढ़ लेने हैं, जैसे लोग सुबह उठ के गीता भागवत पढ़ते हैं उसी तरीके से। बी एक्सियल ऑफ बार मैग्नेट, ये लिखा है, इट इज सेम एज बी एक्सियल ऑफ बार मैग्नेट। इससे हमें प्रूफ कर लिया कि ये एकदम आइडेंटिकल है, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। पूरी बात लिखाऊं क्या? हाँ वही ना, इंग्लिश की क्लास थोड़ी चल रही। अगली हेडिंग लिखी जाए। नहीं, ओके ओके ओके। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एकदम सही। अपने लिए कोई क्लास ऐसे वो थोड़ी होता है कि जेई की क्लास है ऐसी, अपने लिए सब सेम क्लास है। नॉर्मल क्लास में जेई के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है किसी के लिए, सब कोई सब कुछ पढ़ो। तुम्हें कहीं जाना है क्या? जाना है क्या कहीं? कहाँ? कौन लेके जा रही है? मम्मी पापा के संग जा रहा है? कहाँ जा रहा है? फोन करके मैं बात करता हूँ मम्मी पापा से, कहाँ लेके जा रहे हैं। पता चले वो लेके जा रहे हैं कि तुझे कोई और लेके जा रहा है। आप लिया? नो सर, नो सर, यस सर।
अरे आंटी लिखा है बी एक्सियल ऑफ बार मैग्नेट। डॉट नहीं दिख रहा, ये लगा तो है डॉट ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन। अब सही लग रहा है? ये लिख लो, गधो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हेडिंग लिखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। छोड़ 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 छोड़, प्लीज छोड़ो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। एक्चुअली क्या है ना, ख़त्म कर दूंगा ना, थोड़ा सा बचा हुआ है, 2-4 लाइनें लिखानी है पिछली क्लास की। पिछली क्लास वालों का तो फिर उनको लिए कल फिर लिखानी पड़ेंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल ही लिखा दूँ बची हुई लाइनें, है ना। मैं खुशखबरी ये है कि आज मैं टाइम से छोड़ूंगा। हाँ। अब क्या है कि अब दोनों बैचों को अपने को मैनेज करके चल रहा है। अभी तक क्या होता था कि जो मन करे पढ़ा दो, जब तक मने तब तक पढ़ा दो। अब समस्या क्या है कि अगर आगे पीछे हो जाएगा समस्या हो जाएगी। टाइम पे छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है सर। मैं एक काम करता हूँ, दोनों क्लासेस को 15-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया करूंगा। हेडिंग लिखी जाए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चलती फिरती कॉइल। यार देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तुम्हें गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो मैं दे ही चुका हूँ पहले। अब उसको किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में बात हो रही है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात होगी। बाकी वो करता क्या है, करंट को डिटेक्ट करता है, थोड़ी बहुत करंट को मेजर भी कर लेता है। ठीक है, ये बात थी अपनी, और इसको सीरीज में लगाते हैं। ये बातें अपन पहले से बता चुके हैं आपको। मेन बात है अभी की आखिर, और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एमीटर में, और कन्वर्ट कैसे करते हैं वोल्ट मीटर में, ये भी अपन आपको बता चुके हैं। अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट को सीरीज में लगाया जाए, और अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट को पैरेलल में लगाया जाए। याद है कि नहीं? या इसका क्या नाम है, हृदय। याद है? तुम्हारे हृदय में कौन रहता है? हृदय सोच रहा है मेरे हृदय में कौन रहता है। तुम किसके हृदय में रहते हो? घर वालों, ऐसे बोल, मम्मी पापा के। हाँ, गंदा दिमाग। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो सही बात तो यही है ना। उन्हीं से ब्रेकअप नहीं हो सकता है, बाकी तो किसी से भी हो सकता है। ये जैसे सिलेंडर है ना। इस सिलेंडर के ऊपर अपन अगर एक कॉइल को लपेटें, तो इस कॉइल को देखा जाए, एक वायर, फिर दूसरा वायर। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे नहीं लपेट रहे हैं, ऐसे लपेट रहे हैं। डिंग 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 डिंग। ऐसी एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। अब इन एन नंबर ऑफ टर्न्स को अगर तुम गौर से देखोगे, तो अभी तक मैं ऐसे लपेट रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊं तो एक रेक्टेंगल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो सिलिंड्रिकल इस शेप के ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल लपेटी गई है। इस बात को समझने में दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ रहा है? ठीक है, बस यही समझाना था, बाकी बेफालतू की बात है। क्योंकि कल को यही रोने आएंगे कि सर सिलेंडर के ऊपर आपने रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे लपेट दी है। तो आओ तुम्हें पहले 3D में चित्र दिखा दें। 3D में देखो ऐसा है, डिंग डिंग डिंग। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इस तरीके से एक मैग्नेट लगा दी, हैवी मैग्नेट, इधर नॉर्थ, और इधर एक मैग्नेट लगा दी, ये साउथ। इस मैग्नेट की खासियत देख रहे हो, जैसे ये सिलेंडर है, ये वाटर सिलेंडर है, तो मैग्नेट ऐसे लगाइए, और इधर ऐसे, दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह,
तो इधर से नॉर्थ हो गई, इधर से साउथ हो गई। इतनी बात समझ गए? ये बीच में एक डब्बा बना दिया, ये सिलेंडर, सिलेंडर दिख गया। इस सिलेंडर पे अपन ने कॉयल लपेटी है। कॉयल है कुछ इस प्रकार, थोड़ा ऐसा टेढ़ी बनाते हैं कॉयल, अच्छी दिखेंगी 3D में। आया बुद्धि में? अरे यार आया ना। तो ये ऐसे कॉयल लपेट दी गई, 3D में कॉयल भी दिख गई। अब ये गोल गोल घूमने के लिए फ्री है अपनी एक्सिस पे, ये बीच वाला गोला। इस सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर तुम्हें यार चित्र बनाने में बड़ी जल्दी है, ऐसे एक स्प्रिंग लगा दी, डिंग 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 डिंग, स्प्रिंग दिख गई। ये स्प्रिंग कौन सी है? ये स्प्रिंग 3D में नहीं है, वो पेन वाली नहीं है, किचिक करके किचिक चली जाएगी, वो वाली नहीं है, वो स्पाइरल है ना। तो ध्यान रखना स्प्रिंग कौन सी है, स्पाइरल। तो ऐसे समझा देते हैं, इट इज स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है दोस्त। और दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर। भाई साहब तुम लोगों के पेट में एक और दर्द हो रहा होगा कि जो आपने सिलेंडर बनाया है वो सॉफ्ट आयरन कोर का ही क्यों है? सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर इसलिए बनाते हैं ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड ही हो, मैग्नेटिक फील्ड लीक ना करे। दूसरी बात, जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी और वो हमेशा इस लूप के परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी अभी समझ लेते हैं। तो भैया ये बताओ, यहाँ तक कोई समस्या हो तो तुम बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर। अब इसमें इस तरीके से कुछ ऐसे वायर आ रहा होगा पीछे की तरफ, जो मैं बनाने की इच्छा नहीं रखता क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा फिगर। और इस पीले वाले से ये लाल रंग की अपन, ये पता नहीं कौन सा कलर है, इस कलर की अपन ने ऐसे सुई लगा दी और ये अपने पास यहाँ पे ऐसे नंबरिंग होती है, देखिए नंबरिंग, हालांकि बीच में होता है सुई, लेकिन अपन ने इधर बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये फिगर नहीं बनाना है। अच्छा बन गया क्या? भाई इसीलिए कह रहे जल्दी जल्दी में मत रहो, मतलब कॉपी पे तो बनाना है, ऐसा मत रहो, कॉपी पे बनाना है, मतलब पेपर में नहीं बनाना है। एक्चुअली इसका अपन टॉप व्यू बना रहे हैं यार, भोले बच्चे हैं। इधर नॉर्थ और इधर साउथ और बीच में ये गया सिलेंडर, और इस सिलेंडर पे ये गई स्पाइरल, डिंग 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 डिंग, ये सुई, और यहाँ पे अपन ऐसे कॉइल लगा देते हैं। हाँ भैया सही लग रहा है अब? ठीक है। इस पूरे में ये देखो कि ये ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही दिख रहा होगा, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे नंबरिंग। क्या बच्चा सुनाई कम देता है मुझे? अरे जब मीटर में जब देखोगे लला तो कुछ जीरो दिखेगा, कभी 10 दिखेगा, कभी 5 मिली एम्पियर दिखेगा, कछु तो दिखेगा। हाँ। अरे तुम क्या फूफा बनने हो उनके डाउट में? अरे ना ना बेटा, अपने अपने देखो, ज़्यादा हेल्प मत करो, ज़्यादा हेल्प करने जाओगे तो कट जाएगा तुम्हारा। हाँ इसीलिए कह रहे अपना अपना देखो, बना किसी दिन शिलोंग में मिलेंगे। हाँ तो ठीक है बेटा उदित। डर गया डर गया। सर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या? आप सोच रहा होगा गलती कर दी बोल के, चलो ठीक है देखो फिर। तो बात ऐसी है कि गोल गोल स्प्रिंग है। अब गेम ये है कि भाई इसमें करंट कुछ फ्लो हो रही होगी, ठीक है, करंट इसमें फ्लो हो रही है, सपोज कर आई, एक नंबर ऑफ टर्न्स कितनी मान ली मैंने, एन, और इसका कुछ एरिया है ए। तो एरिया हो गया, इट इज एरिया ऑफ कॉइल,
आई इज करंट वा, एंड और क्या रह गया, एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न वा। ठीक है, हो गया सारा मामला। इसके बाद भाई इसकी इच्छा ये है ये जानने की, बताओ इसमें गेम क्या हो रहा है। तो सुन मेरी बात, अब सारी बात सुन, यहाँ से ना शुरुआत हो रही है। अभी तक चित्र वित्र बना रहे थे आराम से। अब गेम ऐसा है कि देख, अभी तुझे थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक कॉइल थी, रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई थी, उसमें करंट भेजी थी, तो उसमें वो घूमा था कि नहीं घूमा था, मतलब टॉर्क लग रहा था, टॉर्क लग रहा था तो घूम रहा था। इतनी बात पक्की हो गई। तो यहाँ पे समस्या ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन ने ये नॉर्थ और साउथ पोल रख रखे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, रेडियली इनवर्ड। पीले कलर से दिखाई दे रहा है, ये रेडियली इनवर्ड है बेटा। रेडियली इनवर्ड समझता है? हाँ, इसके लेफ्ट साइड से इनवर्ड है और राइट साइड से आउटवर्ड है। तुम थोड़े गधे किस्म के नहीं हो? ये लूप के अंदर है, ये बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है। जब इससे बाहर जाएगा तो बाहर ही होगा ना ये। समझ में आया सर, गलत डाउट पूछ लिया। ये तो बेइज्जती हो गई, लेकिन सही है, ये बेइज्जती तेरी नहीं है। ये डाउट बहुत लोगों को आता है, लोग पूछते नहीं है। एक्चुअली जब तुम वहाँ मैग्नेट के अंदर देखते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो साउथ से नॉर्थ होती है, जबकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है। तो फील्ड लाइन अगर बनाओगे तो वो ऐसे घूम के जाती हैं। आगे जब पढ़ाएंगे तो दिखा देंगे। इतनी बात चमक गई, इतनी बात चमक गई, हाँ है ना, हाँ है ना, है ना? ठीक। अच्छा, करंट इसमें ऐसे ऐसे करंट जाए जा रही है, डिग 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 डिग। करंट ऐसे जा रही है, तो इसका जो एम वेक्टर होगा इस लूप वाले में, ऐसे करंट जा रही है ना, तो जो एम वेक्टर होगा वो सुई की तरफ होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब एम वेक्टर अगर सुई की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जैसे ये तो हो गया तेरा एम वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? इस एम वेक्टर के, हमेशा। तो ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो टॉर्क ऑन लूप अगर अपन बात करें, टॉर्क ऑन कॉइल बात करें, तो वो कितना हो जाएगा? बीना जी इंटू साइन 90। तो टॉर्क हो गया बीना जी के बराबर। किसी की मम्मी का नाम तो नहीं? ठीक है, हाँ है मम्मी, आज सर ने टॉर्क बराबर कर दिया आपके। अब एक और समस्या थी, इस सिलेंडर की मुंडी पे एक स्प्रिंग लटकी हुई थी स्पाइरल शेप की। अब ये क्या हुआ कि ये ऐसे सिलेंडर घूमा तो स्प्रिंग भी घूमी, और ये अगर राइट साइड घूमा है, राइट साइड घूमा है, तो स्प्रिंग वापस से अपनी नेचुरल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, नेचुरल लेंथ पे। हाँ या ना? तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इसका जो टॉर्क है कॉइल का टॉर्क, और एक वक्त उस जो तुम्हारे पास ये कॉइल का टॉर्क और दूसरा स्प्रिंग का टॉर्क, ये दोनों एक दूसरे को जब बराबर कर देंगे तो सुई रुक जाएगी। ऐसा ही होगा। और जैसे ही अगर तुम स्लाइड को बंद करोगे, करंट बंद होगी, करंट बंद होगी तो इसका मतलब m जीरो हो गया, m जीरो हो गया मतलब टॉर्क जीरो हो गया, तो स्प्रिंग वापस से अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है। तो यहां पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो है ड्यू टू स्प्रिंग। इस बात को समझे? और वो रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग क्या, इसको ना क्या नाम देते हैं यार, टॉर्क RES बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये है के थीटा। कितना है? थीटा मैं बोल चुका हूं, तो इसको K5 बोल दो। क्या है? K5। तो K को क्या बोल देंगे? K हमारे पास हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो, फोर्स कांस्टेंट बोल दो, जो मन करे सो बोल दो, एक ही बात है। अब तुम्हारे पास बैलेंसिंग कंडीशन में जो टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू जो इसको रोटेटिंग टॉर्क है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज K5, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास BINA। यहां तक समझ में आ गई बात? तो पहला कंक्लूजन इस सिंपल इससे मैं निकाल सकता हूं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू फाई। जितना ज्यादा इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, उतना ही इसके जो
एंगल है उतना ही ज़्यादा इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उतना ही सुई घूमेगी। जितनी सुई घूमेगी उतना ही फाई बढ़ता जाएगा। सही बात है? ठीक, पहली बात, पहली कंक्लूजन तो ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो कि हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिखाएंगे। दूसरा कंक्लूजन ये है कि भाई एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। मतलब कितनी कम करंट के लिए वो आसानी से सुई तुम्हें उसकी रीडिंग दिखा रही है। पता चले कि करंट सर्किट में फ्लो हो रही है 5 मिली एम्पियर, तुम्हारी सुई ही उठना शुरू करती है 1 एम्पियर पे, तो कोई सेंस नहीं है ना उसकी, मतलब उसकी करंट सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं जिनकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो। तो करंट सेंसिटिविटी की जहाँ तक बात है, तो करंट सेंसिटिविटी कहाँ गया? यहाँ पर तुमने निकाल लिखा, चलना आगे, के फाई इज इक्वल टू बी आई एन ए। तो फाई अपॉन आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, जो हो जाएगा बी एन ए बाई ए। जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे लूप के अंदर, उतना ही सर्किट की करंट सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट, इसी को बस करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं ना। और दूसरी बात, जैसे तुमने अभी पढ़ लिया फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई इज इक्वल टू बी एन ए बाई के। तुमको ये बात बचपन से पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? V बाई आर। तो यही क्या बन जाएगा? फाई अपॉन बी बाई आर इज इक्वल टू बी एन ए बाई ए। वैल्यू डाल दी अपन ने आई की। अब यहां से अगर फाई अपॉन वी निकाल लिया जाए तो कितनी वैल्यू आ गई? बी एन ए बाई के इंटू आर। आर क्या था? रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा अपने पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, और ये क्या हो गया अपने पास? करंट सेंसिटिविटी। समझ में आ गया? अगर आप लोग थोड़े जीवन के और आनंद लेना चाहते हो और 5 मिनट अगर रुकना चाहो, तो मैं हृदय की गहराइयों से, भाग यहाँ से, चड्डी बनियान में आ जाता है, तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं। बेटा सिर्फ पूछना, बस पूछता हूं मैं, रिप्लाई नहीं करना होता है। हाँ, बस पूछना ही है मुझे। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहूं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 3D मॉडल। अरे गंदी बात, आ गया क्या? 3D, 3D। आप लोगों को अगर इसका 3D मॉडल देखना है तो बड़ा क्यूट सा 3D मॉडल अभी आपको दिखाई देगा। ये अब इसको ना जरा देखा जाए तो इसमें सुई हुई तो तुम्हें दिख रही है। अगर अपन, बेटा 2 मिनट पेशेंस रखेगी, सब मिलेगा। जैसे इसकी 2 कॉइल दिख रही है, नॉर्थ और साउथ। और अगर तुम इसको और अगर ऐसे इस साइड से देखोगे तो तुमको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। ये नॉर्थ है, साउथ है। ये वो सॉफ्ट आयरन कोर का तुम्हें सिलेंडर दिख गया। ये येलो लाइन से इसने दिखा रखी है जो मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, से घूम रहा है। और ये कॉइल भी दिख रही होंगी, स्प्रिंग इसके पीछे छुपी हुई है, काले वाले के पीछे, जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देगी। दिख गई क्या? यस। तो अब तुम जैसे सिलेंडर ऐसे घूमाइए, जैसे घूम रहा है, तो कॉइल भी घूम रही है, और कॉइल घूम रही है तो यहाँ पे इसकी ये सुई भी घूम रही है। चमक गई बात? अब दिमाग में सेट हो गया होगा परमानेंट। बहुत बढ़िया, चलो छाप लिया जाए। अब आज के लिए थोड़ा सा अपन थ्योरी की 2-4 बातें लिख लेंगे, फिर छापेंगे। हाँ थ्योरी है, बोलूंगा ना 2-4 लाइन, लिखो। नहीं नहीं नहीं, अभी लिखो जो बोल रहा हूँ। अच्छी बच्ची नहीं हो? हाँ इसी में लिखना है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used for, it is an instrument used for detection and measurement
It is an instrument used for detection and measurement of small current. Obviously इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ, है ना. नेक्स्ट, deflection produced in the meter is proportional to the current flowing in it. Current flowing in it. ठीक है, अब आप लोग छाप सकते हैं. बस इतनी बात लिखा नहीं. हाँ जी, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.